लास्ट टाइम हम लोगों ने कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस की कुछ बेसिक्स पढ़ी थी और हम लोगों ने आयलर-लाग्रांज इक्वेशन डेवलप की थी। आज हम उसकी कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, लेकिन एप्लीकेशंस पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें रिकॉल करते हैं। तो हमने ये देखा था कि हमारे पास इस तरह का एक इंटीग्रल होता है और इसको हम बोलते हैं फंक्शनल। फंक्शनल क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसको फंक्शन इनपुट में देते हैं और आउटपुट में हमें एक नंबर देते हैं। तो हमारा टास्क ये क्या था कि वी वांटेड टू फाइंड पाथ वाई एक्स मालूम करना था। कैसा वाई एक्स मालूम करना था? डेट मेक्स फंक्शनल एज स्टेशनरी। अब स्टेशनरी का क्या मतलब है? ये इसको मैक्सिमम भी कर सकता था और मिनिमम भी कर सकता था। तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा वो कैसे मालूम होगा? ये हमने डेवलप नहीं किया था। तो हमारा टास्क था वो y मालूम करना जो इस फंक्शनल को यानी इस इंटीग्रल को स्टेशनरी कर दे। तो वो कैसे मालूम होगा? तो उसके लिए हम लोगों ने आयलर-लाग्रांज इक्वेशन डेवलप की थी। उस आयलर-लाग्रांज इक्वेशन मालूम करने के लिए हम लोगों ने ये वाली कंडीशन यूज़ की थी और इस कंडीशन की मदद से हम लोगों ने फिर ये इक्वेशन डेवलप की थी। तो इसमें हमारे पास इंटीग्रल की इस तरह की फॉर्म थी, उसमें f कुछ ना कुछ होगा, उस f का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, फिर इसी f का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y प्राइम, और फिर जो ये क्वांटिटी आएगी उसका टोटल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस f का हम लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, तो उसके लिए हम y को, y प्राइम को और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर ट्रीट करेंगे। तो y मालूम करने के लिए हमें आयलर-लाग्रांज इक्वेशन यूज़ करनी होगी। वो जो y मालूम होगा वो इस फंक्शनल को स्टेशनरी करेगा। अब स्टेशनरी में मिनिमम करेगा या मैक्सिमम करेगा? क्योंकि हम लोगों ने ये वाली कंडीशन यूज़ की थी। तो अगर आप एलिमेंट्री कैलकुलस की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास किसी फंक्शन का डेरिवेटिव x इक्वल टू a पे 0 आता है, क्या x इक्वल टू a पर फंक्शन मिनिमम होगा या मैक्सिमम? तो हम नहीं बता सकते उस वक्त तक जब तक कि हम मज़ीद कुछ टेस्ट ना करें, फॉर एग्जांपल सेकंड डेरिवेटिव ना निकाल लें। इसी तरह से यहाँ पे जो y(x) है ये इस फंक्शनल को स्टेशनरी तो कर देगा, लेकिन क्या ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी या मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या, या कोई और तीसरी पॉसिबिलिटी होगी, ये उस वक्त तक डिटरमिन नहीं हो सकता जब तक कि आप फर्दर टेस्ट ना कर लें। लेकिन हम मैकेनिक्स में जब भी बात करेंगे तो आम तौर पर जो y आएगा वो मिनिमम ही होगा, इसलिए हम ज़्यादा पापड़ नहीं बेलेंगे, हम मज़ीद टेस्ट नहीं करेंगे। ओके, तो सेंट्रल ये हो गया, हमें वो y मालूम करना है जो इस फंक्शनल को स्टेशनरी कर दे, और उस y मालूम करने के लिए हम ये आयलर-लाग्रांज इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमेशा ऐसे नहीं होगा कि इंटीग्रल में हमेशा यही वेरिएबल्स हों, डिफरेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास एक फंक्शनल है और वो इस तरह से डिफाइंड है, i कोई इंटीग्रल है और ये s ऑफ t पे डिपेंड कर रहा है, और ये इक्वल है इंटीग्रल ऑफ g s प्राइम t, और ये इंटीग्रल हम ले रहे हैं ओवर t। तो अब इसके लिए आयलर-लाग्रांज, EL का मतलब आयलर-लाग्रांज इक्वेशन क्या होगी? तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन था वो f था, तो यहाँ फंक्शन जो है वो g होगा। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले रहे थे विद रिस्पेक्ट टू y, और इसका डेरिवेटिव ले रहे थे विद रिस्पेक्ट टू y प्राइम, और एक दफ़ा डेरिवेटिव ले रहे थे टोटल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब जहाँ यहाँ पे f है वहाँ पे यहाँ g है, तो हमारे पास ये आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव, यहाँ f है तो यहाँ पे आ जाएगा g विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे क्या था y, ये y है, और y की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है s, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू s आ जाएगा, माइनस ये टोटल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, और x यहाँ पे क्या था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, और ये पार्शियल डेरिवेटिव अगेन ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे था y प्राइम तो यहाँ था y प्राइम, और यहाँ पे s है s प्राइम तो यह आ जाएगा s प्राइम, और ये 0 आ जाएगा। कभी कभी हम इसको इस तरह से लिखते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स d ओवर dt पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू s प्राइम। तो अगर यहाँ y है, यहाँ y प्राइम है, यहाँ s है, इसका डेरिवेटिव आमतौर पर अगर t के रिस्पेक्ट से लेते हैं तो यहाँ पे डॉट भी आ सकता है। अगर यहाँ डॉट आएगा तो यहाँ पे s प्राइम की बजाय s डॉट आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ अगर g है तो पार्शियल डेरिवेटिव्स आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू g। तो ये आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताया है कि लाजमी नहीं कि हमेशा इंटीग्रल की ये वाली फॉर्म आए, कोई और फॉर्म भी आए जिसमें हमें वो फंक्शन मालूम करना हो जो कि इस फंक्शनल को
स्टेशनरी कर दे तो डिपेंडिंग कि हमारे पास कैसी सिचुएशन होगी उसी तरह की आयलर लैग्रांज इक्वेशन होगी। ओके, तो आज हम लोगों ने जो एप्लीकेशंस पढ़नी है उसके लिए हम लोग जो आयलर लैग्रांज इक्वेशन सॉल्व करेंगे उसको मालूम करने का आमतौर पर एक जनरल प्रोसीजर होता है। और प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आप लोगों ने अपनी प्रॉब्लम को सेटअप करना है। आप लोगों ने अपनी प्रॉब्लम को इस इंटीग्रल की शक्ल में ढालना है। तो लास्ट टाइम आप लोग अगर याद करें तो हम लोगों ने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और फरमास प्रिंसिपल की बात की थी, तो वहाँ पे हम लोगों ने इस तरह का इंटीग्रल सेटअप किया था। तो आगे जब मैं एग्जांपल्स कराऊंगा वहाँ पे भी मैं ये वाज़े तौर पर आपको बताऊंगा। तो आप लोगों ने जो प्रॉब्लम आपको गिवन होगी उसको किसी तरह से इस इंटीग्रल की शक्ल में ढालना है और वहाँ से आपने देखना है कि एफ़ क्या होगा। और जैसे ही आपके पास एफ़ आ जाएगा तो आप लोगों ने उसके लिए आयलर लैग्रांज इक्वेशन लिखनी है और फिर उसको सॉल्व करना है और आपके पास फिर y आ जाएगा और यही हमारा टास्क है। तो 3 स्टेप्स में, पहले स्टेप में आप लोगों ने अपनी प्रॉब्लम को इस इंटीग्रल की शक्ल में ढालना है, सेकंड स्टेप में आप लोगों ने आयलर लैग्रांज इक्वेशन लिखनी है और थर्ड स्टेप में आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो पहली एग्जांपल है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो आपको पता है कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो फॉर एग्जांपल ये हम लोगों ने लास्ट टाइम सेटअप किया था, तो हमारे पास यहाँ पे ये x है और फॉर एग्जांपल ये y है और ये हमारे पास एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। फॉर एग्जांपल ये हमारा पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2। तो फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि वही शॉर्टेस्ट पाथ फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से है और उस शॉर्टेस्ट पाथ का नाम है y ऑफ x और ये y ऑफ x हमें मालूम करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग याद करते हैं कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है। तो आप लोग अगर याद करें तो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, तो अगर आप याद करें इंटर से ही y माइनस वाई वन इक्वल्स y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये हमारे पास इक्वेशन होती है। या कुछ लोग इसको इस तरह भी लिखते थे y माइनस वाई वन ओवर ये y2 माइनस वाई वन यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और ये x माइनस x1 ये न्यूमिनेटर में हो जाएगा और डिवाइड बाय आ जाएगा x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन है बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट इसका होता था y इक्वल टू mx प्लस d। ये जो इक्वेशन है ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती थी और ये जो इक्वेशन है ये 2 पॉइंट फॉर्म कहलाती थी। और इसमें वाज़े तौर पर ये नज़र आ रहा है कि ये जो इक्वेशन है वो इन दो पॉइंट से पास हो रही है, लेकिन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये और ये इक्विवेलेंट है, हम ये प्रूव कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे y एज अ फंक्शन ऑफ x आ रहा है, तो यहाँ पे आप समझे कि y एक पाथ को डिटरमिन कर रहा है। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि हमें ये पता हो कि हम लोग आखिर में किस रिजल्ट पर पहुँचेंगे। तो अब हम वापस इस प्रॉब्लम पे आते हैं। हमें yx मालूम करना है जो इन दो पॉइंट्स के दरमियान पाथ को मिनिमाइज कर दे, शॉर्टेस्ट पाथ हमें मालूम करना है। तो उस शॉर्टेस्ट पाथ मालूम करने के लिए हम लोग कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का मेथड यूज़ करते हैं और उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहला स्टेप था कि इस तरह का इंटीग्रल फॉर्म करना। वैसे तो मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, लेकिन मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ये जो पाथ है इसका डिस्टेंस कैसे मालूम होगा, कोई डायरेक्ट से फॉर्मूला नहीं है क्योंकि ये एक इरेगुलर शेप है। तो इसको आप छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स में डिवाइड करें तो एक लेंथ एलिमेंट है ds और इस ds को बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ छोटा सा dx होगा और यहाँ पे क्या होगा dy होगा और ये dx है और ये dy है। तो अब यहाँ पे इसको बड़ा करके अगर आप देखना चाहें तो देखें कि ये ds है और ये dx है और ये dy है और यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें। तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे यहाँ पे तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर्ड प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर्ड आ जाएगा और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें और राइट साइड से आप dx स्क्वायर को ज़बरदस्ती कॉमन भी ले लें। जब आप dx स्क्वायर को ज़बरदस्ती कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा dy dx और इसका आ जाएगा स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने यहाँ से dx स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ dy स्क्वायर ओवर dx स्क्वायर आ गया और मैंने उसको होल स्क्वायर की शक्ल में लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये हमारा ds आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट दोनों फैक्टर्स के ऊपर अलग अलग आ जाएगा। ये आ जाएगा 1 प्लस dy dx, ये y का डेरिवेटिव है रिस्पेक्ट टू x, इसको y प्राइम कर देते हैं और इसको स्क्वायर आ जाएगा और dx स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये dx रह जाएगा। तो यहाँ पे मैंने dy ओवर dx की जगह लिख दिया y प्राइम। इसको आप अगर कंप्लीट लिखना चाहें तो ये y प्राइम x लिख दें, यानी कि y प्राइम की वैल्यू x पे डिपेंड करती है, लेकिन मैं शॉर्ट हैंड यूज़ करूँगा y प्राइम।
ये हमारे पास ds आ गया। अब हम क्या करेंगे, टोटल पाथ के लिए इस सारे ds को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ आ जाएगी। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 + y' और ये dx आ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन है फ्रॉम 1 to 2। तो यहाँ से यहाँ तक जो हम ds सबको ऐड कर रहे हैं, ये टोटल लेंथ जो है वो हमारे पास l आ जाएगी। और ये जो इंटीग्रेशन आएगा, अब देखें ये इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू x, इनिशियल पॉइंट है x के रिस्पेक्ट से x1 और जो फाइनल पॉइंट है वो है x2। ओके, तो हमारे पास ये इंटीग्रल सेटअप हो गया x1 to x2 √1 + y' dx। तो हमारे पास जो पहला स्टेप था वो ये था कि अपनी प्रॉब्लम को इस इंटीग्रल की शक्ल में सेटअप करें। तो इसको इससे कंपेयर करें, हमारे पास यहाँ पे था f ऑफ y' x dx। तो यहाँ जो आपके पास ये जो √1 + y' है, ये हमारे पास f y' x है। इस तरह से हम लोगों ने f मालूम कर लिए। तो f किसके इक्वल हो गया, √1 + y' dx। मैंने आपसे ये पहले कहा था कि f को हम ये अज्यूम करेंगे कि ये y' और x पे जो डिपेंड कर रहा है उसमें y' और x तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो इन जनरल f जो है y' और x तीनों पे डिपेंड करता है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे y अलग से नज़र नहीं आ रहा और x अलग से नज़र नहीं आ रहा, तो किसी स्पेशल केस में ऐसा हो सकता है। ओके, अब हम क्या करते हैं, आयलर-लैग्रांज इक्वेशन लिखते हैं। तो हमारे पास जो आयलर-लैग्रांज इक्वेशन होती है वो क्या होती है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y माइनस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y' इक्वल 0। अब इसके लिए हमें f का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y और f का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y', और फिर हम यहाँ पे उसको पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम f का पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो f हमारे पास क्या है, f हमारे पास है √1 + y'²। क्या यहाँ पे आपको कोई y नज़र आ रहा है? नहीं। तो y' तो है, लेकिन y' और y एक दूसरे से इंडिपेंडेंट ट्रीट हो रहे हैं यहाँ पे। तो क्योंकि y यहाँ नहीं है और यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव है, तो y के रिस्पेक्ट से जब डेरिवेटिव लेंगे तो y' कांस्टेंट ट्रीट होगा। ये पार्शियल डेरिवेटिव में यहाँ पे पड़ा है, तो ये 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ y नहीं है। अब हम मालूम करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव f विद रिस्पेक्ट टू y'। तो यहाँ पे आप देखें f जो है वो हमारे पास है √1 + y'²। अब यहाँ क्या y' के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें तो क्या यहाँ y' है? यस, इसका मतलब यहाँ डेरिवेटिव आएगा। और डेरिवेटिव आप याद करें क्या होता था, डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग क्या होता था, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट समथिंग। जो भी यहाँ फंक्शन होगा उसका दोबारा से डेरिवेटिव आ जाएगा। तो जब यहाँ डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 + y'² और फिर आ जाएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y' ऑफ दिस फंक्शन y'²। तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ये आ गया, और जो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको दोबारा से डेरिवेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 + y'²। तो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, जो कि मैं नहीं लिख रहा, और y'² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y', क्या हो जाएगा, 2y'। 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा y' ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 + y'²। यह आ गया पार्शियल डेरिवेटिव f विद रिस्पेक्ट टू y'। जो हम लोगों ने आयलर-लैग्रांज इक्वेशन लिखी थी उसमें पार्शियल डेरिवेटिव f विद रिस्पेक्ट टू y चाहिए था और पार्शियल डेरिवेटिव f विद रिस्पेक्ट टू y' चाहिए था, दोनों आ गए। तो अब हम दोनों को उठा के यहाँ पुट करेंगे। क्या थी हमारे पास आयलर-लैग्रांज इक्वेशन, पार्शियल डेरिवेटिव f विद रिस्पेक्ट टू y माइनस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव f विद रिस्पेक्ट टू y' इक्वल 0। तो f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y अभी हमने मालूम किया था, वो क्या आया था, 0 माइनस d/dx। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y' हमने क्या मालूम किया अभी, y' ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 + y'² इज इक्वल टू 0। अब ये 0 लिखें या लिखें फर्क नहीं पड़ेगा, और दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, हमारे पास इक्वेशन रह जाएगी d/dx
वाई प्राइम और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप बताएं कि अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लें और वो 0 आए तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फंक्शन कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तभी 0 आता है ना। तो अगर हम इस चीज़ का डेरिवेटिव ले रहे हैं और 0 के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरी चीज़ क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई प्राइम ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। अगर आप लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा तो एक और मेथड इसमें ये है कि आप यहाँ पे दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लें। जब आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे तो यहाँ राइट साइड पे 0 है dx, तो यहाँ पे c आ जाएगा। तो ये आप देखेंगे कि जब आप इंटीग्रेशन ले रहे होंगे तो ये वाला dx और ये वाला dx कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ये d कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो भी चीज़ है जो कि ये कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगी क्योंकि 0 का इंटीग्रेशन 0 आता है। तो बहरहाल ये ज़्यादा डायरेक्ट मेथड है कि आप जब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं वो 0 के इक्वल आता है तो वो फंक्शन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। ओके, तो इस कांस्टेंट का हम नाम देते हैं फॉर एग्जांपल c का। तो ये जो कांस्टेंट है इसको हम नाम देते हैं c का। ओके, अब हमारा टास्क क्या था? हमारा टास्क था y(x) मालूम करना। तो इसके साथ ऐसी मैथमेटिकल मस्तियाँ करनी है कि y मालूम हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर रूट है वहाँ जाके मल्टीप्लाई करते हैं। तो यह जगह हमारे पास y प्राइम इज इक्वल टू c स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर। और हम क्या करते हैं? दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे वाई प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर आ जाएगा। हमें क्या करना है? y मालूम करना है। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे? y को सब एक तरफ करें तो y प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई प्राइम स्क्वायर। तो हमने क्या किया? सी स्क्वायर को इससे और सी स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करा दिया। अब हम क्या करते हैं? इस वाली टर्म को यहाँ पे लाके माइनस करवाते हैं। यह जगह वाई प्राइम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाई प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं? इन दोनों में से वाई प्राइम स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं। वाई प्राइम स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या बचेगा? 1 माइनस सी स्क्वायर। और राइट साइड में हमारे पास क्या है? सी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं? 1 माइनस सी स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करवा देते हैं। तो क्या आ जाएगा? वाई प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर 1 माइनस सी स्क्वायर। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। तो वाई प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर ओवर 1 माइनस सी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या रह जाएगा? हमारे पास रह जाएगा वाई प्राइम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर ओवर 1 माइनस सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर के कांस्टेंट, फॉर एग्जाम्पल सी की वैल्यू 0.1 है, तो जब ये 0.1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 0.1 का स्क्वायर करेंगे, ओवरऑल डिवाइड करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो क्यों ना इस कांस्टेंट का नाम दे दें C1। तो ये C1 आ गया। तो ये क्या चीज़ आ गई? y प्राइम इज इक्वल टू C1। y प्राइम क्या है? y प्राइम है डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव हमें क्या बताता है? स्लोप। तो स्लोप क्या आ गया? कांस्टेंट। और स्लोप किसका कांस्टेंट होता है? ज़ाहिर स्ट्रेट लाइन का। तो हमने ये प्रूव कर लिया कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गई। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक्सप्लिसिटली प्रूव करेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोगों के लिए ये आंसर आ गया कि हमारे पास जो पाथ है वो एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन हमने y(x) मालूम नहीं किया। तो अब हम y(x) मालूम करते हैं। तो उसके लिए y प्राइम को हम रिप्लेस कर देते हैं dy dx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट अब हमने C1 चूज़ किया हुआ है। अब हम y मालूम करना चाहते हैं, तो y मालूम करने के लिए हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। तो ये dy dx और यहाँ पे हमारे पास है C1। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ तो ये होगा विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक तरह से dx और dx कैंसिल आउट हो गया, और ये d और इंटीग्रेशन एक दूसरे कैंसिल आउट हो गया। ये जुगाड़ू तरीके से हम कर रहे हैं, मैथमेटिशियंस इसको पसंद नहीं करते। तो y इक्वल टू क्या आ गया? C1 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, और एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा इंटीग्रेशन का, और वो जो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको हम C2 कह देते हैं। तो आप देखें यहाँ पे इसकी शक्ल किससे मिल रही है? y इक्वल टू mx प्लस c से मिल रही है। तो ये वाकई में एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ये जो हमने पाथ मालूम किया है वो दो पॉइंट्स के दरमियान जो मालूम करना चाह रहे थे वो हमें नहीं पता था कि वो क्या है। तो अब हमने जो मालूम किया तो पता चला कि वो एक स्ट्रेट लाइन है। लेकिन वो जो दो पॉइंट्स हैं x1 y1 और x2 y2, हम ये चाहते हैं कि इन दो पॉइंट से गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन के बारे में मालूम करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम ये
बाउंड्री कंडीशंस कराती हैं, तो इन बाउंड्री कंडीशन यूज़ करते हैं। तो आपको याद है कि ये जो y है ये असल में y ऑफ x है, इसको हम y लिखते हैं। तो अगर हम इनिशियल पॉइंट की बात करें, जो पहला पॉइंट था एट x1 y1, तो उसके लिए हमारे पास ये जो होगा y एट पॉइंट x1 इज इक्वल टू c1 x1। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, इस c1 और c2 की वैल्यू मालूम करना चाह रहे हैं। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये बाउंड्री कंडीशन यूज़ कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे आएगा x1 y1 पे, यहाँ पे x है उसके x1, और यहाँ पे यहाँ y ऑफ x है तो इसके x1 आ गया। और y एट x1 पर y की वैल्यू क्या है, y1, तो इस y ऑफ x1 की जगह लिख दें y1, यानी कि x1 पर अगर y मालूम करेंगे तो y1 आएगा, और ये आएगा c1 x1 प्लस c2। सिमिलरली जो दूसरा पॉइंट है x2 y2, जो कि दूसरा एंड पॉइंट है, क्योंकि हम लोगों ने इन दो पॉइंट्स के दरमियान वो पाथ मालूम करना था, तो दूसरा जो पॉइंट है वो x2 y2 है, तो उसके लिए y एट पॉइंट x2 इज इक्वल टू आ जाएगा c। इसी इक्वेशन में दोबारा से x की जगह x2 पुट कर दें तो c की 1 आ जाएगा, x2 आ जाएगा प्लस c2 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में x1 y1 एक दफ़ा पुट किया पहले एंड पॉइंट पे, ये हमारी मेन इक्वेशन है जो हमने मालूम कर ली है, और इसी इक्वेशन में हम लोगों ने दूसरा पॉइंट भी पुट किया। तो y एट x2 पर y की वैल्यू क्या है, y2, और बाकी हमारे पास ये c1 है x2 प्लस c2। अब आपने इन दोनों इक्वेशन के साथ मैथमेटिकल मस्तियाँ करनी है और c1 और c2 मालूम करना है। तो उसके लिए आप देखें कि अगर पहले c1 मालूम करना है तो c2 को गायब होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करें कि c2 गायब हो जाए, तो सब्ट्रैक्शन करें। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से माइनस करते हैं, तो यह आ जाएगा y1 c1 x1 प्लस c2। तो ये हम इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो जब हम माइनस करेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1 इज इक्वल टू, इन दोनों में से आप देखें c1 कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बचा x2 माइनस x1। तो अब आप यहाँ देखें कि c1 मालूम करने के लिए x2 माइनस x1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यह आ जाएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये c1 आ गया। इस c1 को उठा के आप इस इक्वेशन में पुट कर दें ताकि आपके पास c2 भी आ जाए। आप दूसरी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो जब यहाँ पुट करेंगे तो यह आ जाएगा y1 इक्वल c1 की जगह क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू क्या आ रहा है x1 प्लस क्या आ जाएगा c2। तो अब आप देख सकते हैं कि c2 मालूम करने के लिए ये जो टर्म है वहाँ जाके माइनस करवा दें। c2 क्या आ जाएगा हमारे पास y1 माइनस ये पूरी टर्म वहाँ जाके माइनस हो जाएगी, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x1। तो हमारे पास क्या आ गया, c2 आ गया। ये x1 y1 x2 y2 हमें पता है। फॉर एग्जांपल ये कोई नंबर्स होते तो आप यहाँ नंबर्स पुट करते तो c2 की कोई ना कोई वैल्यू आती। c1 भी आ गया, c2 भी आ गया, तो हमारी मेन इक्वेशन क्या थी, उसको मैंने यहाँ डब्बा पैक किया था। ये जो हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल्स c1x, तो c1 की जगह क्या आ जाएगा, c1 की जगह आ जाएगा ये वाली चीज़ y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। c1 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है x, तो यहाँ पे आ गया x प्लस फिर क्या आ रहा है c2, और c2 की जगह क्या आ जाएगा, उसके बाद ये गंदी सी चीज़ आ जाएगी, और वो क्या है y1 माइनस y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x1। तो अब आप क्या करें, इसको रीअरेंज करें। उसके लिए y1 यहाँ जो है प्लस और वहाँ जाके माइनस करवा दें, तो y माइनस y1 आ गया। और यहाँ देखें y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 आ रहा है, और यहाँ पे भी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 आ रहा है, तो ये कॉमन ले लें। और बाकी आपके पास क्या बचा, x माइनस x1 बचा। तो ये क्या है, ये हमारे पास है 2 पॉइंट फॉर्मूला। किस चीज़ का, स्ट्रेट लाइन का। अगर आप चाहें, कुछ लोगों ने इसको इस शक्ल में देखा है, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये जो x माइनस x1 है यहाँ पे आ जाएगा, और x2 माइनस x1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन है जो कि कहाँ से पास हो रही है, x1 y1 x2 y2 से। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो पॉइंट्स थे, उसमें जो पहला पॉइंट होता है फॉर एग्जांपल होता है 2 3, और ये वाला पॉइंट होता है फॉर एग्जांपल 6 4। तो अब अगर ये वाला पॉइंट पुट करें यहाँ पे, तो x1 क्या है 2, y1 क्या है 3, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो y माइनस y1 की जगह क्या आ जाएगा 3, y2 जो कि है 6 माइनस y1 जो कि है 2 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 4 माइनस 3।
डिवाइड बाय x माइनस x1। x1 क्या है हमारे पास 2। यहाँ मैंने x2 तो y2 x1 y1 पुट करने में मिस्टेक कर दी है, आप इसको खुद सही कर लीजिएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें, 6 माइनस 2 4 आ जाएगा, 4 में से 3 माइनस करें 1 आ जाएगा, और ये x माइनस 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x माइनस 8, 4x 4 टू ज़र 8, और ये आ जाएगा 4x, y वहाँ माइनस हो जाएगा जाके, और 3 यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, माइनस 8 प्लस 3 माइनस 5 आ जाएगा। तो ये आप देखें, ये आ गई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, जो कि जानी पहचानी इक्वेशन है। तो इसका मतलब है इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो इक्वेशन है y4x माइनस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और यह आपने इंटर में भी मालूम की थी। लेकिन हम लोगों ने यहाँ क्या प्रूव किया है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाले कितने पाथ्स हैं, इनफाइनाइट पाथ्स हैं। उनमें से ये जो पाथ है ये शॉर्टेस्ट पाथ है, लेकिन हमें ये अभी श्योरिटी नहीं है कि ये शॉर्टेस्ट पाथ है, क्योंकि हम लोगों ने जो ये मालूम किया है वो आयलर-लाग्रांज इक्वेशन से मालूम किया है, और आयलर-लाग्रांज इक्वेशन से जो पाथ आता है वो स्टेशनरी पाथ आता है। तो अब क्या ये मिनिमम है मैक्सिमम है? तो हमें अपने एक्सपीरियंस से पता है कि दो पॉइंट्स के दरमियान ये जो हमने पाथ मालूम किया है, इससे शॉर्ट कोई और पाथ हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हम लोग कोई और टेस्ट नहीं करेंगे, और फिजिक्स में या मैकेनिक्स में हम ज़्यादातर मज़ीद टेस्ट नहीं करते। हमें अपने इंट्यूशन से, अपने विजदान से, अपने इनसाइट से हमें पता है कि यही हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ है। हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन को यूज़ करके ये प्रूव किया है कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो एक स्ट्रेट पाथ है, और अगर आपको पॉइंट्स पता होंगे तो आप वो स्ट्रेट लाइन मालूम भी कर सकते हैं। अगला जो प्रॉब्लम है वो है ब्रैकेटोक्रोन, और उसकी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में बड़ी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एक तरह से इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से स्टार्ट हुई थी। तो जो ब्रैकेटोस जो वर्ड है उसका मतलब है शॉर्टेस्ट, और क्रोनस जो वर्ड है उसका मतलब होता है टाइम। तो पूरा जो वर्ड है उसका मतलब हो गया शॉर्टेस्ट टाइम। एक वर्ड शायद आपने सुना हो, क्रोनोमीटर। ये वॉच के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये आम वॉच नहीं होती बल्कि हाई प्रेसिशन वॉच होती है। तो क्रोनोमीटर, क्रोनो का मतलब क्या है? टाइम, मीटर का मतलब मेजर करना। ये टाइम मेजर करने वाली एक हाई प्रेसिशन की वॉच होती है। आम वॉच और क्रोनोमीटर में थोड़ा फर्क है इन टर्म्स ऑफ देयर प्रिसीजन। तो आपके पास प्रॉब्लम की स्टेटमेंट क्या है कि आपके पास दो पॉइंट्स हैं गिवन 1 and 2 विद 1 हाई अबव द ग्राउंड। तो 1 एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट 2 है, और 1 जो है वो 2 के मुकाबले में ऊंचा है। इन व्हाट शेप कुड वी बिल्ड अ ट्रैक फॉर अ फ्रिक्शनलेस रोलर कोस्टर? तो एक रोलर कोस्टर है, एक गाड़ी है फॉर एग्जाम्पल, और फ्रिक्शनलेस हमें ट्रैक डिजाइन करना है, so that the car released from point 1 would reach point 2 in the shortest possible time in a uniform gravitational field। तो यहाँ पे जो फील्ड है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसे हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसके लिए हम जी यूज करते हैं, जी के लिए हर जगह कांस्टेंट है, तो हमें ऐसा ट्रैक डिजाइन करना है जो कि हमारे पास, अगर हम एक बॉडी को पॉइंट 1 एक कार को यहाँ से रिलीज करें तो पॉइंट 2 पर शॉर्टेस्ट टाइम पे पहुंच जाए। तो उसके लिए पहले एक वीडियो देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि यहाँ पे कार्स तो नहीं होंगी बल्कि बॉल्स होंगी, और वो रोल कर देंगी। तो एक ट्रैक ये वाला है, एक ट्रैक ये वाला है, एक ट्रैक ये वाला है, और एक ट्रैक ये वाला है। अब इन चारों में से कौन से वाले ट्रैक में जो बॉल है वो सबसे पहले नीचे आके पहुंचेगी? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन चारों में से सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कहाँ पे है जो कि बॉल को कवर करना पड़ेगा, तो आपने अभी मालूम किया है कि वो शॉर्टेस्ट पाथ एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये वाला पाथ है, तो बॉल को सबसे पहले यहाँ पहुँचना चाहिए, क्योंकि उसके लिए यहाँ पे इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना होगा। तो अगर मैं इस वीडियो को प्ले करूँ तो आप देखिए यहाँ पे आपको क्या नज़र आया। तो ज़ाहिर है बहुत तेज़ी में हुआ, आपको नज़र नहीं आया होगा क्या हुआ, लेकिन जहाँ स्लो मोशन में हम देखते हैं, तो ये मैंने इसको वीडियो को यहाँ पे रोक दिया, तो आपको नज़र आ रहा है कि इस ट्रैक पे जो कि स्ट्रेट लाइन ट्रैक नहीं है, बॉल सबसे पहले आके यहाँ पे पहुंची। तो ये ट्रैक स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इसका मतलब है ब्रैकेटोक्रोन में जो हमारे पास ये ट्रैक आएगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो पहले हम इसको थोड़ा सा इंट्यूटिवली देखते हैं। तो अगर ये वाकई में एक स्ट्रेट पाथ होता तो इसमें, और अगर इस तरह का ट्रैक है, इसमें क्या फ़र्क होगा? तो फॉर एग्जाम्पल इस ट्रैक में बॉल नीचे आएगी तो स्पीड अप होगी, क्योंकि जो ग्रेविटी है उस डाउनवर्ड है। और इस ट्रैक में क्या होगा कि जब ये नीचे है तो यहाँ जब नीचे आ रहा होगा तो उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ी से ज़्यादा होगी। अगर उसकी स्पीड तेज़ी से ज़्यादा होगी तो जब यहाँ पे ये पहुँच चुका होगा तो ये काफ़ी फास्ट होगा, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो शायद ये जल्दी कवर कर ले।
लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा ही हो गया। यहाँ पे डिस्टेंस तो कम होगा लेकिन यहाँ स्पीड इतनी गेन नहीं करेगा। तो जो ब्रैकिस्टोक्रोन का जो प्रॉब्लम है उसमें बेसिकली हमें पाथ और स्पीड के दरमियान एक कॉम्प्रोमाइज़ करना है। इस पे पाथ कम है लेकिन स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं है। इसमें स्पीड तो ज़्यादा हो गई है लेकिन पाथ बहुत ज़्यादा हो गया। तो इनके दरमियान का कोई ऐसा पाथ शायद हो जो कि शायद कुछ इस तरह से हो जिसको अगर ये बॉल फॉलो करेगी, यानी अगर ट्रैक इस तरह का होगा तो शायद जो टाइम है वो कम से कम लगे। तो ये हमने सिर्फ इंट्यूटिवली देखा है, हमें ये नहीं पता चला कि ये पाथ कैसा है। तो ब्रैकिस्टोक्रोन का जो प्रॉब्लम है बेसिकली उसमें द पर्पज ऑफ ब्रैकिस्टोक्रोन इज टू फाइंड वाई एक्स, यानी हमें ट्रैक का पाथ मालूम करना है। ट्रैक यानी कि हमें डिज़ाइन करना है, तो ट्रैक का डिज़ाइन करने का मतलब क्या है कि वो पाथ मालूम करना है जिसके लिए टाइम क्या हो, कम से कम। तो उसके लिए आप देखें कि अब हमें टाइम मालूम करना है। तो फॉर एग्जांपल कुछ पाथ इस तरह का है, हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता, वो हम फॉर एग्जांपल इस तरह का पाथ ले लें या इस तरह का पाथ ले लें, कोई भी पाथ ले लें। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पाथ इस तरह का है, तो इसमें जो टाइम मालूम करना है तो क्या करें, इस पूरे पाथ को छोटे छोटे टाइम इंटरवल में डिवाइड करें तो एक छोटा सा टाइम इंटरवल dt होगा। तो अब आपको पता है कि s इक्वल टू vt होता है, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, s ओवर v हो जाएगा। dt क्या होगा, ds डिवाइड बाई v। इन जनरल y की वैल्यू डिपेंड करेगी कि हमारे पास x क्या और y क्या है। हम अज्यूम करते हैं कि बॉल को जहाँ से हमने रिलीज किया है वो हमारा ओरिजिन है, यानी जो इनिशियल पॉइंट है x1 y1 वो हमारा ओरिजिन है, और बॉल कहाँ तक जा रही है, किसी दूसरे पॉइंट तक। फॉर एग्जांपल ये हमारा पॉइंट है x2 y2, और हम ये अज्यूम करते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में y को पॉजिटिव चूज कर रहे हैं और इस डायरेक्शन में x को पॉजिटिव चूज कर रहे हैं। तो बॉल किसी पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे है, तो ये पॉइंट क्या है xy, तो वेलोसिटी की वैल्यू लोकेशन पे डिपेंड करती है, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी नीचे आएगा तो वैसे वैसे ग्रेविटी की वजह से इसकी स्पीड क्या होगी, चेंज होगी। लेकिन इस पॉइंट पे इसकी स्पीड फॉर एग्जांपल v है। अब टोटल टाइम कितना लगेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इस dt इज इक्वल टू ds ओवर v, और v जो है वो x और y पर डिपेंड करता है, इसको आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करें तो यह आ जाएगा dt और यह आ जाएगा ds डिवाइड बाई v। और जो इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम टाइम t1 से t2 होगा, और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन हम किसी वेरिएबल के ऊपर देखते हैं, और जो यहाँ से यहाँ तक पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक जो टोटल टाइम है इसको हम टाउ कहते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ds डिवाइड बाई v आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, वो पाथ मालूम करना है जो कि इस टाउ को मिनिमाइज करेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले v देखते हैं और फिर हम ds मालूम करते हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि v जो वेरिएबल है वो इन टर्म्स ऑफ x एंड y है, तो उसके लिए आप क्या करें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि हमारा जो पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, यहाँ से हमने बॉडी को जस्ट रिलीज़ किया, तो यहाँ पे लिखा भी है कि बॉडी को रिलीज़ कर रहे हैं, तो यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, जीरो होगी। और अगर आप याद करें तो काइनेटिक एनर्जी को हम मैकेनिक्स में टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनिशियल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पॉइंट पे कोई पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हमने इस पॉइंट को जीरो चूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को भी हम जीरो मानेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी की रेफरेंस पॉइंट पे कितनी है ये हमारे इख्तियार में होता है, तो हम यहाँ पे इसको जीरो मान रहे हैं। और फिर इस पॉइंट 2 पर कोई काइनेटिक एनर्जी होगी और कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी। इनिशियल पॉइंट पे स्पीड जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, और इनिशियल पॉइंट पे हम जो पोटेंशियल एनर्जी इसको जीरो चूज कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो उसके लिए आप याद करें कि पोटेंशियल एनर्जी होती थी नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था, f डॉट ds या dr वटेवर जो भी आप कहें, और फोर्स इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स है और वो डाउनवर्ड है। तो अगर फोर्स जो है वो डाउनवर्ड है तो वो क्या है, वो है F इज इक्वल टू W, और W क्या होता है, mg, और हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव चूज किया तो ये mg और ये आ जाएगा j का मतलब वेक्टर है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड, ये है डायरेक्शन, तो j डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, क्योंकि हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव चूज किए, तो इसके आ जाएगा mg j हैट आ जाएगा। और dr स्मॉल एलिमेंट है पाथ का, तो वो क्या होगा, dxi प्लस dyj। तो हमारे पास जब इनका डॉट प्रोडक्ट आएगा तो ये आ जाएगा mg डॉट dx, तो ये आएगा j डॉट i तो ज़ीरो होता है, लेकिन j डॉट j क्या होता है, 1, और ये आ जाएगा mg dy आ जाएगा।
और इंटीग्रेशन लेंगे फ्रॉम 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट 0 है, आप नोट करें कि इनिशियल पॉइंट 0 है, और बीच में हम फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पे हैं, तो यहाँ पे कुछ y की वैल्यू होगी, फॉर एग्जाम्पल y, तो यहाँ पे y की वैल्यू है y, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो y की वैल्यू बढ़ेगी, और फाइनल पॉइंट पे y की वैल्यू y2 है। लेकिन हम बीच में किसी पॉइंट पे स्पीड और y का रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -mg, और ये dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूज करेंगे तो आ जाएगा y। तो पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट, किसी भी पॉइंट इंटरमीडिएट पॉइंट की बात करें तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई mgy, तो यहाँ पे आ गई पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू -mgy। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव, मोर नेगेटिव होती जा रही है, तो यहाँ पे आ गया ½ mv² - mgy इक्वल टू 0 + 0 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला था ½ mv² - mgy = 0, तो यहाँ से जो है mgy यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, m और m कैंसिल आउट हो जाएगा, v² क्या हो गया, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और v क्या रह जाएगा, √2gy। इसमें √2g को मैं अलग लिख देता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है, और √y को मैं अलग लिख देता हूँ। और y क्या है, y है शुरू में 0, और जैसे हम आगे जा रहे हैं तो y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और यहाँ फाइनल पॉइंट पे y की वैल्यू y2 है। तो हमारा टास्क क्या था, दो पॉइंट्स के दरमियान टाइम को मिनिमाइज करना, तो उसके लिए हमारा जो इंटीग्रल था वो ये वाला इंटीग्रल था। तो उसमें हमारे पास जो टाउ आ रहा है वो आ रहा है ds/v, और v हमने मालूम किया है इन टर्म्स ऑफ y। तो हमारा जो टाउ है वो है इंटीग्रल ऑफ ds डिवाइडेड बाय √2g इंटू √y। अब अगर आप ds की बात करें तो ds क्या था, ds था √dx² + dy², वही कि अपने पाथ को छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स में डिवाइड करें, एक जो लेंथ एलिमेंट है वो छोटा सा ds है, तो और वो ds किसके इक्वल होगा, dx² + dy² के इक्वल होगा। तो अगर मैं पहले की तरह क्या करूं कि यहाँ पे ज़बरदस्ती dx कॉमन ले लूँ, और पहले की तरह इसको लिख दूँ 1 + y' dx, पहले जैसे मैंने किया था पिछली प्रॉब्लम में, तो उसमें क्या होगा, जो इंटीग्रेशन जब मैं ds को यहाँ पुट करूँगा तो उसमें इंटीग्रेशन आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पे हमें जा रहा है y, तो हम चाहते हैं कि इंटीग्रेशन आए विद रिस्पेक्ट टू y, तो हम y को अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर आप याद करें तो यहाँ पे हमने dx को ज़बरदस्ती कॉमन लिया था, यहाँ पे हम dy को ज़बरदस्ती कॉमन लेते हैं। dy² को जब हम ज़बरदस्ती कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा dx² डिवाइड बाई dy² प्लस यहाँ dy² को ज़बरदस्ती कॉमन ले लिया तो 1 आ जाएगा। तो ये जो हमारा स्क्वायर रूट है ये दोनों पे अलग अलग आ जाएगा, तो ये dy आ जाएगा, और ये आ जाएगा dx/dy, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो जैसे हमारे पास पहले था dy/dx y', तो dx/dy क्या आ जाएगा, x'², तो ये आ जाएगा √x'² + 1, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये खाली रह जाएगा dy, इसको मैं बाद में लिखूंगा, और ये जो 1 है इसको मैं पहले लिखूंगा, और ये x'²। तो दोबारा से इस x'² को देखें तो ये है हमारे पास dx डिवाइड बाई dy, तो ये x का डेरिवेटिव है रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो गया x', और ये किस पे डिपेंड कर रहा होगा, y पे डिपेंड कर रहा होगा, लेकिन मैं खाली x' लिख रहा हूँ, जैसे मैंने पहले y' लिखा था शॉर्ट हैंड ऑफ y'(x), इस तरह x' होगा शॉर्ट हैंड ऑफ x'(y). तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ पे y एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएगा, तो ds की जगह आ गया √1 + x'² dy डिवाइड बाय √y, और ये 2g जो है स्क्वायर रूट के साथ बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा जो है वो इंटीग्रल सेटअप हो गया। ये जो इंटीग्रल है इसके बारे में मैंने कमेंट्स यहाँ पे दिए थे कि इस ब्रैकेटोक्रोन में बेसिकली हमें वो y मालूम करना है, वो पाथ मालूम करना है डेट मिनिमाइजेज द फंक्शनल टाउ। तो ये जो टाउ है ये फंक्शनल है, इसमें आप फंक्शन पुट करेंगे तो आपके पास टाउ आ जाएगा, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज टाउ वी फर्स्ट नीड टू फाइंड y डेट मेक्स टाउ स्टेशनरी, एंड टू डू दिस वी सॉल्व आयलर-लैग्रांज इक्वेशन। आपको याद है कि कैलकुलस वेरिएशन में हमें क्या करना है, वो पाथ मालूम करना है जो इस इंटीग्रल को स्टेशनरी कर दे, और हम फिर अपने इंट्यूशन से देखेंगे कि क्या वह मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम आ रहा है, या आप मैथमेटिकली उसका रिगरस टेस्ट कर सकते हैं।
एक चीज़ और नोट करेंगे, पिछले क्वेश्चन में जो वेरिएबल था इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो x था, लेकिन यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको y नज़र आ रहा है। तो इससे क्या होगा, तो यहाँ पे मैंने नोट लिखा है कि स्मार्ट चॉइस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डजंट चेंज द फिजिक्स बट मेक्स द मैथ सिंप्लीफाइड। तो अगर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे x ही चूज करता तो उससे मैथमेटिक्स मुश्किल हो जाती है, आखिर में आंसर वही आता जो यहाँ पे भी आएगा, लेकिन वहाँ जो कैलकुलेशन है काफ़ी मुश्किल हो जाती। लेकिन अगर हमने y को एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल चूज़ किया तो मैथमेटिक्स जो है वो रिलेटिवली सिंपल होगी, फिजिक्स चेंज नहीं होगी। तो बहुत सारी जो मैथमेटिकल मस्तियाँ हम करते हैं वो इसलिए करते हैं कि मैथमेटिक्स आसान हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली हमने फिजिक्स देखनी है। तो आप याद करेंगे कैलकुलस वेरिएशन में जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते थे तो पहला टास्क क्या होता था, पहला टास्क होता था कि अपनी प्रॉब्लम को इस तरह से सेटअप करें कि वो इस शक्ल में आ जाए, इस इंटीग्रल की शक्ल में आ जाए। तो ये इंटीग्रल की शक्ल आ जाए और उसको कंपेयर करें किससे, f ऑफ y प्राइम x dx से। तो इसका मतलब है ये हमारे पास जो चीज़ है ये फंक्शन है। तो फंक्शन हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्राइम स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ y। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि यहाँ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो x था, लेकिन यहाँ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है। तो यहाँ y प्राइम x में आप याद करें कि y को अगर मैं पूरा लिखूँ तो ये yx आएगा, y प्राइम जो है y प्राइम x आएगा। लेकिन अब यहाँ पे रोल थोड़े डिफरेंट हो गए हैं, तो यहाँ पे अब x प्राइम y आ गया, क्योंकि यहाँ x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और यहाँ पे y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो x अगर मैं कंप्लीट लिखना चाहूँ तो x एज अ फंक्शन ऑफ y और x प्राइम भी एज अ फंक्शन ऑफ y। तो ये हमारा f आ गया। अब इस केस में हमारी आइलर लैग्रांज इक्वेशन क्या होती थी, पार्शियल डेरिवेटिव f विद रिस्पेक्ट टू y माइनस d ओवर dx पार्शियल डेरिवेटिव f विद रिस्पेक्ट टू y प्राइम इज इक्वल टू 0। लेकिन अब नोट करें, और जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे अब वेरिएबल्स का रोल डिफरेंट हो गया है। जो यहाँ x का रोल है वो यहाँ y का रोल है, और जो यहाँ पे y का रोल है वो यहाँ पे x का रोल है। तो यहाँ जो आपके पास आइलर लैग्रांज इक्वेशन है वो हमारी प्रॉब्लम में उसकी शक्ल क्या होगी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y के बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस d ओवर, यहाँ क्या था dx, क्योंकि यहाँ x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है y, तो d ओवर dy आ जाएगा। और पार्शियल डेरिवेटिव f विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे क्या था y प्राइम और यहाँ क्या है x प्राइम, और ये इजिकल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है कि यहाँ पे वेरिएबल्स का रोल डिफरेंट हो गया और उससे कोई फिजिक्स चेंज नहीं होगी, बस आप देखेंगे कि इससे मैथमेटिक्स सिंप्लीफाइड हो जाएगी। ओके, अब हमारी दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक है पार्शियल डेरिवेटिव f विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट करना है और पार्शियल डेरिवेटिव f विद रिस्पेक्ट टू x प्राइम कैलकुलेट करना है। और नोट करें कि यहाँ x प्राइम और y एक दूसरे से इंडिपेंडेंट ट्रीट होंगे जब हम पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है पार्शियल डेरिवेटिव f विद रिस्पेक्ट टू x, और f क्या हमारे पास, f हमारे पास है ये, और ये क्या है, ये है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्राइम स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ y। क्या इस पूरी एक्सप्रेशन में आपको कहीं x नज़र आ रहा है, नो, तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। अब हमारे पास है पार्शियल डेरिवेटिव f विद रिस्पेक्ट टू x प्राइम, और ये है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x, पार्शियल f विद रिस्पेक्ट टू x प्राइम है, f क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्राइम स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ y इज इक्वल। और यहाँ पे आप देखें अब x प्राइम के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है तो y जो है स्क्वायर रूट ऑफ y बाहर आ जाएगा और इस चीज़ का डेरिवेटिव लेंगे। तो पहले की तरफ फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्राइम स्क्वायर्ड इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स प्राइम स्क्वायर्ड, तो स्क्वायर रूट वाला डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज़ किया। और अब देखें यहाँ पे आ जाएगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ y, और ये चीज़ वैसे ही आ जाएगी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्राइम स्क्वायर्ड। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और एक्स प्राइम स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x प्राइम आ जाएगा, और 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास क्या रह गया, पार्शियल डेरिवेटिव f विद रिस्पेक्ट टू x प्राइम रह गया x प्राइम ओवर स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्राइम स्क्वायर्ड। ओके, तो ये दोनों चीज़ें हमने क्यों कैलकुलेट की, ये वाली और ये वाली, क्योंकि हमें आइलर लैग्रांज इक्वेशन यूज़ करनी है ब्रेक-स्टोक्स के लिए। तो हमारे पास आइलर लैग्रांज इक्वेशन है पार्शियल डेरिवेटिव f विद रिस्पेक्ट टू x माइनस d ओवर dy पार्शियल डेरिवेटिव f विद रिस्पेक्ट टू x प्राइम इज इक्वल टू 0। अब f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपने देखा है 0 है, माइनस d ओवर dy पार्शियल डेरिवेटिव f विद रिस्पेक्ट टू x प्राइम, यह जगह x प्राइम ओवर स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्राइम स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 0। अब इस चीज़ को तो इग्नोर कर दें, ये माइनस साइन भी इग्नोर कर दें,
क्योंकि दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो अगेन क्या आ रहा है, इस पूरी चीज़ का डेरिवेटिव 0 के इक्वल आ रहा है। और किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव जब 0 के इक्वल हो तो वो चीज़ क्या होती है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्स प्राइम ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्राइम स्क्वायर्ड, इसको क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो ये चीज़ कांस्टेंट होनी चाहिए, तो ये कोई कांस्टेंट है। और एक आसानी के लिए इस कांस्टेंट का नाम देते हैं 1/√2a। ये इतना अजीबोगरीब कांस्टेंट चूज करने का फ़ायदा आखिर में होगा। तो ये 1/√2a कोई कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन कांस्टेंट है, लेकिन इस तरह का कांस्टेंट चूज करने का फ़ायदा ये है कि आखिर में फ़ायदा होगा। ओके, तो अब हमारा टास्क क्या है कि हमें पाथ मालूम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा एक्स प्राइम स्क्वायर डिवाइड बाई वाई इंटू 1 प्लस एक्स प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 2a का स्क्वायर करेंगे तो 2a आ जाएगा। ये कांस्टेंट 1/√2a है। उसके बाद आप क्या करें, 2a यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करें, 2a एक्स प्राइम स्क्वायर आ जाएगा। ये चीज़ यहाँ डिवाइड हो रही है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करा दें तो y इंटू 1 प्लस एक्स प्राइम स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ये 2 इंटू एक्स प्राइम स्क्वायर और ये y आ रहा है प्लस y एक्स प्राइम स्क्वायर। उसके बाद 2a एक्स प्राइम स्क्वायर माइनस y एक्स प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू y आ जाएगा। यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों में से एक्स प्राइम स्क्वायर कॉमन ले लें तो बाकी क्या बचा, 2a माइनस y, और राइट साइड पे हमारे पास क्या बचा, y। अब क्या करें, 2a माइनस वाई वहाँ जाके डिवाइड करवा दें तो हमारे पास राइट साइड पे क्या आया, y/2a माइनस वाई। और फिर क्या करें कि इस दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो x प्राइम आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y/2a माइनस वाई। अब आप क्या करें कि ये जो x प्राइम है इसकी जगह आप लिख दें dx/dy। याद करें ऊपर मैंने क्या बताया था, x प्राइम क्या होता है, dx/dy। और साथ ही साथ क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट भी कर दें तो x प्राइम की जगह आ गया dx/dy। और जब इंटीग्रेशन लेते हैं तो किसकी रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y इंटू 2a माइनस वाई। इंटीग्रेट कर रहे हैं ओवर y, तो ये dy और ये d और इंटीग्रेशन एक दूसरे को खा जाएंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा x, और राइट साइड हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y/2a माइनस वाई dy। अब इस तरह के इंटीग्रल को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड इंटीग्रल नहीं है। लेकिन अगर आप याद करें, जैसे बचपन में आपके पास कोई इंटीग्रल आता था स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह के इंटीग्रेशन के लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करते थे x इक्वल टू a साइन थीटा। इस तरह अगर आप याद करें कि दरमियान में अगर आ जाता था प्लस तो आप x इक्वल टू a टेन थीटा यूज़ करते थे, और एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अगर आ जाता था तो ये आप यूज़ करते थे x इक्वल टू a सेक थीटा। इस तरह का इंटीग्रल शायद आप लोगों ने बीएससी में देखा हो, लेकिन इस तरह के इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करने की ज़रूरत है। और किस तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है उसके लिए ज़ाहिर है आपको इस तरह के इंटीग्रल्स की थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो बहरहाल यहाँ पे भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करनी है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी वो है y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। फिर आपने dy को भी सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो उसके लिए आप इसका डिफरेंशियल लेंगे तो dy इक्वल्स a कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा हो जाएगा। और क्योंकि हम ये डिफरेंशियल ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास थीटा भी आ जाएगा। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लिख दूँ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो ये ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख दूँ 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा तो ये और ज़्यादा आसान हो जाएगा, हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने साइन थीटा की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए मैंने साइन थीटा की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। और फिर मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और स्क्वायर रूट दोनों का अलग अलग दे दिया। तो अब इन चीज़ों को उठा के यहाँ पे पुट करें तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा x, और राइट साइड में हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो एक है हमारे पास y
स्क्वायर रूट के अंदर, और y की जगह क्या आ जाएगा, y की जगह आ जाएगा a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय आ रहा है 2a माइनस वाई, तो ये 2a आ गया माइनस y, y की जगह क्या आ जाएगा a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और dy की जगह क्या आ जाएगा, dy की जगह ये एक्सप्रेशन आ जाएगी a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा डी थीटा। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल इंटीग्रल, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा, और आप देखें यहाँ पे ये जो a है ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ये जो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसको इसी स्क्वायर रूट में लिख दें, और डिनोमिनेटर में देखेंगे क्या आएगा, ये 2a माइनस a खाली रह जाएगा a, और माइनस माइनस प्लस a कॉस थीटा आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों में से a कॉमन ले लें, जब a कॉमन लेंगे तो ये वाला a और ये वाला a कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी आपके पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा इस 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास सिंपली रह जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और डी थीटा, यहाँ पे हमारे पास डी थीटा भी है। ये जो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की थी, y की जगह हमने a टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा, तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि आपके पास ये जो इंटीग्रल है ये इस आसान शेप में आ गया जिसको हम आसानी से इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया a और 1 डी थीटा, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा थीटा, माइनस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं कोई कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट को मालूम करने के लिए हम इनिशियल कंडीशन यूज़ करेंगे। तो अब याद करें कि रोलर कोस्टर को हम लोगों ने जहाँ से रिलीज़ किया था वो हमारा पॉइंट था ओरिजिन 0 0, तो यानी कि शुरू में टाइम t इक्वल टू 0 पर x भी 0 है और y भी 0 है। तो हमारी जो पहली इक्वेशन थी जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की वो क्या थी, y इक्वल्स a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हमें क्या मालूम करना है, ये कांस्टेंट, उसके लिए हमें x भी पता होना चाहिए और थीटा भी पता होना चाहिए। तो ना हमें x तो पता है लेकिन थीटा नहीं पता। अब थीटा कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो y की इनिशियल कंडीशंस y इज इक्वल टू 0 यूज़ करते हैं, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, a यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जगह डिवाइड हो जाएगा, तो बाकी रह जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल 0, तो कॉस थीटा वहाँ जाके प्लस करवा दें, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, और थीटा मालूम करने के लिए कॉस इनवर्स 1 आ जाएगा जो कि 0 डिग्री होता है। तो ये जो हमने मालूम किया थीटा, इसको उठा के आप यहाँ पे यूज़ करें तो आपके पास ये क्या आ जाएगा x इक्वल, तो ये मैं ये लिख रहा हूँ x ये क्या आ जाएगा 0, क्योंकि x भी 0 था y भी 0 था, तो x ये 0 आ जाएगा, और a की जगह a आ जाएगा, थीटा की जगह 0 आ जाएगा, माइनस साइन थीटा की जगह 0 आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट। तो यहाँ से 0 माइनस साइन 0 भी 0 होता है, और 0 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, और ये 0 ही है तो कांस्टेंट जो है वो 0 आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनली जो इक्वेशन आ गई, तो पहली इक्वेशन आ गई a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कांस्टेंट, लेकिन कांस्टेंट हमने अभी देखा है कि वो 0 के इक्वल है, यहाँ पे तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी इक्वेशन ये थी जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की थी, y इक्वल्स a 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये जो दो इक्वेशंस हैं, इसमें मैं एक चीज़ दोबारा से बता दूं कि x की जगह जब 0 रखा तो थीटा जब तक मालूम नहीं होगा तब तक आप कांस्टेंट मालूम नहीं कर सकते। तो थीटा कहाँ से आएगा, तो उसके लिए हमने पहली इक्वेशन से थीटा की वैल्यू मालूम की है y इक्वल टू 0 को यूज़ करके। अब हम लोगों का टास्क था yx मालूम करना, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि हमारे पास दो इक्वेशंस आई हैं, x इक्वल्स a टाइम्स थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल्स a टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से थीटा मालूम करके यहाँ पे पुट करें तो y इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगा, लेकिन वो बड़ा कम्बरसम काम होगा। तो इस तरह की इक्वेशंस को लिखें तो ये कहलाती हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस। तो किसी भी कर्व को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है या पाथ को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम उसको पैरामेट्रिक इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं
और डायरेक्ट से इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम आगे देखेंगे कि पैरामेट्रिक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना ज़्यादा जनरल बात है, क्योंकि हर कर्व को इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो बहरहाल फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि x इज टू ए कॉस थीटा और y इज टू ए साइन थीटा, ये किस चीज़ की इक्वेशन है? तो शायद आप लोगों में से कुछ जानते हो जिन्होंने पिछले चैप्टर्स में देखा भी होगा कि ये एक सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर करूं तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर और ये होगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इस इक्वेशन का भी स्क्वायर करके इसमें ऐड कर दूं तो इस इक्वेशन का स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर और ये होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और अब मैं दोनों को ऐड करूं तो लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगी और राइट साइड में ऐड हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ए स्क्वायर कॉमन लेने पर। तो ये आपके पास एक सर्कल की इक्वेशन है, ऐसा सर्कल जिसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है और जिसका जो रेडियस है वो ए। तो अगर हम सर्कल को इन दो इक्वेशन से रिप्रेजेंट करें या इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करें, बात एक ही है। सिर्फ ये जो इक्वेशंस हैं ये सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं जिसमें थीटा पैरामीटर है। तो यहाँ पे थीटा नज़र आ रहा है कि थीटा क्या है, लेकिन बाद पैरामेट्रिक इक्वेशन का जब कर्व बनाते हैं तो उसमें पैरामीटर एज सच विजिबल नहीं होता। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन का एक फ़ायदा ये है कि इससे पता भी चलता है कि डायरेक्शन क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थीटा की वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि मैं क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ, लेकिन डायरेक्ट से शायद इस सर्कल की इक्वेशन से हमें पता ना चले कि ये सर्कल क्लॉकवाइज है या काउंटर क्लॉकवाइज है। तो बहरहाल फिलहाल मेरा टॉपिक पैरामेट्रिक इक्वेशंस नहीं है। तो ये जो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं ये किस चीज़ की पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं? तो दोबारा से मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हमारा टास्क था वाई एक्स मालूम करना। तो कभी कभी हम लोग किसी भी कर्व को डायरेक्ट से वाई एक्स से रिप्रेजेंट करने के बजाय हम लोग उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग वाई एक्स हम लोगों ने उस कर्व की पैरामेट्रिक इक्वेशंस मालूम की हैं। किस कर्व की? हमारा टास्क था वो पाथ मालूम करना जो इस पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट था 0 0 यानी x1 y1 और दूसरा पॉइंट था हमारे पास x2 y2। तो हमारा टास्क था ऐसा पाथ मालूम करना, ऐसा ट्रैक डिज़ाइन करना जिस पर कोई रोलर कोस्टर है वो रोल करे विदाउट फ्रिक्शन। तो वो ऐसा पाथ फॉलो करे जिसके लिए टाइम क्या हो, कम से कम हो। तो वो कैसा पाथ है? वो इस तरह का पाथ है। तो ये किस चीज़ की इक्वेशंस हैं? तो बेसिकली दीज आर इक्वेशंस ऑफ साइक्लॉइड। तो ये दो इक्वेशंस साइक्लॉइड की पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं जो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रही है। अब ये साइक्लॉइड कैसी फिगर होती है? साइक्लॉइड इज अ कर्व ट्रेस आउट बाय अ पॉइंट ऑन अ सर्कल सर्कमफेरेंस एट इट रोल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट स्लिपिंग। तो इसका क्या मतलब है? ये एक सर्कल है, इसका कोई एक पॉइंट कंसीडर करें। जब ये सर्कल आगे की तरफ रोल करेगा तो इसका ये जो पॉइंट है वो एक खास पाथ फॉलो करेगा, और वो जो खास पाथ फॉलो करेगा वो साइक्लॉइड होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर एक पॉइंट है उसके अराउंड एक पॉइंट इस तरह से घूमे कि उसका डिस्टेंस इस पॉइंट से हमेशा फिक्स रहे, तो आपके पास जो पाथ बनता था वो सर्कल होता था। इस तरह हमारे पास एक लाइन है और एक पॉइंट है, ये दोनों फिक्स हैं, और एक पॉइंट इस तरह से मूव करेगा इसका इस पॉइंट से और इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे, तो ये जो फिगर बनती थी उसको आप बोलते थे पैराबोला। तो इस केस में अगर एक सर्कल आगे की तरफ रोल करेगा और ये जो पॉइंट है ये एक खास पाथ फॉलो करेगा, वो जो खास पाथ है वो जो है साइक्लॉइड कहलाता है। तो उसको आप जो है वो इस ग्राफ में देखें। तो आप देखें यहाँ पे एक पॉइंट है और जब ये सर्कल आगे मूव करेगा तो ये जो पॉइंट है एक खास किस्म का पाथ फॉलो करेगा, तो वो जो पाथ होगा वो कहलाता है साइक्लॉइड। तो आप इस पॉइंट को ऑब्जर्व करें, ये खास किस्म का पाथ फॉलो कर रहा है और ये जो खास किस्म का पाथ है ये है साइक्लॉइड। ओके, ये जो इक्वेशंस हैं ये बिल्कुल एग्जैक्टली वो इक्वेशंस नहीं है जो हमने ड्राइव किए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या कर रहे थे, ब्रैकेटोक्रोन प्रॉब्लम कर रहे थे और हमारा टास्क ये था कि दो पॉइंट्स, फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट ये वाला था और एक पॉइंट ये वाला था, इन दो पॉइंट्स के दरमियान ऐसा ट्रैक बनाना जो कि टाइम को मिनिमाइज करे। तो वो जो ट्रैक है वो देखें वो इस पूरे साइक्लॉइड का एक छोटा सा सेगमेंट होगा, एक छोटा सा टुकड़ा होगा। तो आप उस वाली वीडियो को दोबारा से देखें जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी। तो आपके पास एक ये वाला पाथ है और एक ये वाला पाथ है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ है। तो यहाँ पे रोलर कोस्टर तो नहीं है लेकिन बॉल है, वो रोल करती हुई नीचे आएगी। तो कौन सा वाले पाथ पे टाइम जो रिक्वायर्ड होगा
वो मिनिमम होगा यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो अब देखें यहाँ पे, तो इस वाले पाथ में आप देखें यहाँ पे जो बॉल आ रही है वो सबसे पहले पहुंच रही है। तो ये जो ट्रैक है इसकी शेप क्या है? इसकी शेप है साइक्लॉइड। ये साइक्लॉइड का एक छोटा सा सेगमेंट है। तो जो हमने इक्वेशंस डेवलप की हैं, ये वाली इक्वेशन, ये साइक्लॉइड को रिप्रेजेंट करती है। साइक्लॉइड की पैरामीट्रिक इक्वेशंस है। इसका मतलब है कि जो ब्रैकिस्टोक्रोन है इट इज अ सेगमेंट ऑन अ साइक्लॉइड। और ये हमने कैसे मालूम किया? आयलर-लैग्रांज इक्वेशन को सॉल्व करके। ओके, तो आप लोगों को एक मैं होमवर्क दूंगा और उसमें आप देखेंगे कि कर्व ट्रेस आउट बाय अ व्हील रोलिंग अलोंग द एक्स एक्सिस ट्रेसेस आउट अ साइक्लॉइड। तो ये जो प्रॉब्लम है इसमें आप ये चीज देखेंगे और ये अपसाइड डाउन का मतलब भी आपको वहां पे समझ में आएगा। एक और चीज यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूं वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारे पास एक साइक्लॉइड वाला ट्रैक है, इस ट्रैक में अगर आप किसी बॉडी को यहाँ इस पॉइंट 2 से छोड़ें, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट 3 तक जाने में 1 सेकंड लगता है, ये इसको आप यहाँ पे पढ़िएगा कि पॉइंट 2 कहीं भी सिलेक्ट कर दें, हर दफा जो टाइम रहेगा बॉल को उस पॉइंट से 3 पॉइंट तक पहुंचने का वो हमेशा सेम रहेगा। और अगर हम यहाँ पे इस ट्रैक पे बॉडी को ऑसिलेट करवाएं तो ये जाने और वापस आने में जो टाइम लगेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से छोड़ूं यहाँ से जाए और वापस यहाँ पे आए, या 2 से छोड़ूं यहाँ से जाए और वापस यहाँ पे आए, या मैं 2 पॉइंट को यहाँ पे सिलेक्ट करूं यहाँ से जाए वापस आए, तो हर दफा जो टाइम लगेगा वो सेम रहेगा। तो इस तरह के जो सिचुएशन उसको बोलते हैं आइसोक्रोनस, यानी जो पीरियड है यानी टाइम पीरियड वो परफेक्टली इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। आप लोगों ने देखा है सिंपल पेंडुलम में जो एम्पलीट्यूड होता है वो छोटे ऑसिलेशन के लिए तकरीबन अप्रोक्सीमेटली इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड होता है, लेकिन जैसे जैसे ऑसिलेशन बड़ी होती है ये अप्रोक्सीमेशन खराब होती है। लेकिन इस तरह का अगर ट्रैक होगा साइक्लॉइड वाला तो जो टाइम पीरियड होगा यानी पीरियड वो इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड होगा। तो इस तरह का ट्रैक होगा वहां पे हम बोलते हैं कि ऑसिलेशन जो है वो आइसोक्रोनस है, यानी कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड है। तो आपने देखा है कि सिंपल पेंडुलम को यूज करके भी जो क्लॉक्स हैं वो डिजाइन की जाती हैं, लेकिन वहां पे जो टाइम पीरियड होता है वो अप्रोक्सीमेटली इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। लेकिन जो साइक्लॉइड है वहां पे जो टाइम पीरियड है वो परफेक्टली इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड है। तो इस ये जो आइसोक्रोनस वाली प्रॉपर्टी है साइक्लॉइड की, इसको यूज करके कुछ क्लॉक्स भी डिजाइन की गई थी जो ज्यादा एक्यूरेट थी एज कम्पेयर टू द सिंपल पेंडुलम। ओके, तो अब तक हमने जो 2 एग्जांपल्स पढ़ी उसमें हमारे पास y एक फंक्शन था जो कि फॉर एग्जांपल x पे डिपेंड कर रहा था। तो पहली प्रॉब्लम में हम लोगों ने y देखा कि x पे डिपेंड कर रहा है, दूसरी प्रॉब्लम में x देखा कि y पे डिपेंड कर रहा है, दूसरी प्रॉब्लम में हम लोगों ने इनफैक्ट जो पाथ मालूम किया था उसमें y की वैल्यू थीटा और x की वैल्यू पे थीटा पे डिपेंड कर रही थी, यानी कि हम लोगों ने कर्व के लिए यानी साइक्लॉइड के लिए 2 पैरामीट्रिक इक्वेशंस देखी थी। तो अब हम एक चीज यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर 2 पॉइंट्स हैं, उन 2 पॉइंट्स के दरमियान हमारे पास कोई पाथ है और ये पाथ जो है वो हमारे फंक्शनल को स्टेशनरी कर देता है। तो फिर उसके बाद आप लोगों ने शुरू में देखा कि हमारे पास एक रॉन्ग पाथ होता है और वो जो रॉन्ग पाथ है वो कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल इस तरह हो सकता है, इस तरह का हो सकता है, और उस रॉन्ग पाथ के लिए जो हमारा फंक्शनल है वो एक्सट्रीमाइज नहीं होता। तो जब यहाँ पे हमारे पास जो राइट पाथ होता है वाई एक्स जो हमारे फंक्शनल को स्टेशनरी कर देता है, तो प्रॉब्लम यह है कि हर कर्व को इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जो हम लोगों ने कर्व्स पढ़े पिछला जो पहले में स्ट्रेट लाइन कर्व था वो इस तरह से रिप्रेजेंट हो सकता है। दूसरा फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देखा था कि जो साइक्लॉइड है उसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन आपने साइक्लॉइड में देखा था कि वो जो कर्व है उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह जो हमारी स्ट्रेट लाइन है उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ कर्व्स ऐसे हैं जिनको ना इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उन कर्व्स के लिए हम लोग जो है पैरामेट्रिक इक्वेशन यूज करते हैं। इनफैक्ट किसी भी कर्व को आप पैरामेट्रिक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हर कर्व को इस तरह की फॉर्म से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस तरह का एक कर्व है, तो उस कर्व को ना आप y ऑफ x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ना आप x ऑफ y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल वहां पे हम जो पैरामीटर यूज करते हैं वो u है। तो फॉर एग्जांपल x की वैल्यू u पे डिपेंड करती है, y की वैल्यू u पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको मैंने बताया सर्कल में x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा। तो सर्कल भी एक कर्व है जिसमें आप उस सर्कल को 2 पैरामीट्रिक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें x की वैल्यू थीटा पे डिपेंड करती है और y की वैल्यू भी थीटा पे डिपेंड करती है। तो अब हमारे पास इस तरह कर्व है जिसको आप ना इस तरह से ना इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप
इस तरह के कर्व को पैरामीट्रिक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसी भी तरह का कर्व है उनको इस तरह से रिप्रेजेंट करें या ना करें, उनको पैरामीट्रिक फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म से रिलेटेड कुछ शॉर्ट लेक्चर जो है वो आपको लिंक में दे दूंगा ताकि आप लोगों को रिकॉल हो जाए पैरामीट्रिक इक्वेशंस। तो अब हमारा कर्व है जो कि इस तरह की पैरामीट्रिक इक्वेशन से रिप्रेजेंट होगा। अगर इस तरह कर्व होगा तो उसको हम कैसे मालूम करें, उसके लिए इंटीग्रल किस तरह का होगा, उसके लिए आयलर लाग्रांज इक्वेशन किस तरह की होंगी, तो ये अब हम पढ़ना चाह रहे हैं। तो उसके लिए अगर आप याद करें तो अगेन ये जो हमारा कर्व है इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। तो एक जो छोटा सा लेंथ एलिमेंट होगा वो ds होगा और पहले की तरह वो क्या होगा dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर होगा। लेकिन अब मैं यहाँ पे जबरदस्ती जो है वो du स्क्वायर कॉमन लेता हूँ। तो अगर du स्क्वायर यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हैं dx स्क्वायर डिवाइड बाई du स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर डिवाइड बाई du स्क्वायर। तो अब आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर अलग अलग दे दें। तो ये होगा dx du और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और अगली टर्म क्या होगी dy du और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, और du स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट आएगा तो ये खाली du रह जाएगा। अब dx du को आप लिख दें x प्राइम विद रिस्पेक्ट टू u, जिसको खाली मैं x प्राइम भी लिख दूंगा, और dy du को आप लिख दें y प्राइम ऑफ u, जिसको मैं y प्राइम भी शायद कभी लिख दूं। ओके, तो हमारे पास ये रह जाएगा x प्राइम ऑफ u स्क्वायर्ड प्लस y प्राइम ऑफ u स्क्वायर्ड और ओवरऑल du मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास एक छोटा सा एलिमेंट है ऑफ दिस होल कर्व। अब टोटल लेंथ मालूम करने के लिए इस कर्व की इन तमाम ds को हम क्या करेंगे, एड अप करेंगे, और यहाँ पे एडिशन का मतलब होगा इंटीग्रेशन। तो दोनों तरफ आप इंटीग्रल करें फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। यहाँ पे भी हमारे पास इंटीग्रल आ जाएगा x प्राइम u स्क्वायर्ड प्लस y प्राइम u स्क्वायर्ड और यहाँ पे du आ जाएगा। और ये जो है ये टोटल लेंथ ऑफ द कर्व है। तो इनिशियल पॉइंट को हम बोलेंगे x1 u, जो कि u पे डिपेंड कर रहा होगा, y1 u, ये हमारा इनिशियल पॉइंट होगा। और फाइनल पॉइंट क्या होगा, x2 y2 होता था, लेकिन x2 इन टर्म्स ऑफ u, y2 इन टर्म्स ऑफ u। तो ये दोनों चीजें u पे डिपेंड करती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो इंटीग्रल आएगा x प्राइम u स्क्वायर प्लस y प्राइम u स्क्वायर du, और आप लोगों ने जो पैरामीटर देखना है उसकी कोई इनिशियल वैल्यू होगी और कोई फाइनल वैल्यू होगी। कैसी इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू की डिपेंड करेगा प्रॉब्लम के ऊपर। ओके, अब हमारा टास्क है कि वो x y मालूम करना, यानी अब दो फंक्शन हमें मालूम करने हैं जो दोनों मिलकर एक पाथ डिफाइन कर रहे हैं। वो x u y u मालूम करना जो कि इस इंटीग्रल को स्टेशनरी कर दे। तो उसके लिए जर्नली प्रॉब्लम क्या होगा कि हमारे पास जैसे पहले इन जनरल हम अपने इंटीग्रल को s से रिप्रेजेंट करते थे और उसके लिए कोई हमारे पास इनिशियल वैल्यू होती थी और कोई फाइनल वैल्यू होती थी, फॉर एग्जांपल u1 u2। तो ये जो है ये हमारा f है फंक्शन। तो वहां पे अगर आप याद करें तो फंक्शन जो है वो y पे डिपेंड करता था, y प्राइम पे और x पे। x वॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे जो है वो u इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन कौन है, x और y दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल्स। यहाँ पे x डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि u पे डिपेंड करता है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि u पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जब डिपेंडेंट वेरिएबल था y था, तो जो फंक्शन था वो इसके डेरिवेटिव पे भी डिपेंड करता था। यहाँ जो फंक्शन है वो इन दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल्स के डेरिवेटिव पे भी डिपेंड करेगा, यानी x प्राइम पे भी डिपेंड करेगा और y प्राइम पे भी डिपेंड करेगा, और साथ ही साथ जो हमारा फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। तो ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल जो हमारे पास है जो इंटीग्रेशन है वो ओवर u आ गया और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक के बजाय दो आ गए। तो ओवरऑल जो हमारा प्रॉब्लम है वो ये है कि द प्रॉब्लम क्या है कि गिवन एन इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, हमारे पास अब इंटीग्रल इस फॉर्म में होगा। पहले इंटीग्रल किस फॉर्म में होता था, f y प्राइम x dx फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, और उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। और हमारा टास्क क्या होता था कि दो पॉइंट्स थे, फॉर एग्जांपल इनिशियल पॉइंट x1 y1 और फाइनल पॉइंट क्या होता था x2 y2। इन दो पॉइंट्स के दरमियान वो पाथ मालूम करना, वो y मालूम करना जो इस इंटीग्रल s को एक्सट्रीमाइज कर दे। तो अब हमारा जो टास्क है वो ये होगा
कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि गिवन एन इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म का आपके पास इंटीग्रल होगा बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 y1, लेकिन दोनों u पे डिपेंड कर रहे होंगे, और दूसरा जो पॉइंट होगा x2 y2, यहाँ पे भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दो गिवन पॉइंट्स है, यहाँ पे भी दो गिवन पॉइंट्स है, इन दोनों के दरमियान आपने पाथ मालूम करना है। लेकिन जो पाथ है वो अब x u y u होगा, यहाँ पे खाली y x होता था, यहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता था, यहाँ पे दो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, और ये जो पाथ है ये एक कर्व को रिप्रेजेंट करेंगे। देखें आप, यहाँ पे x y आने का मतलब ये नहीं कि ये कुछ सरफेस आ जाएगी, नहीं, आपके पास जो इंडिपेंडेंट पैरामीटर है u वो एक ही है, तो अगर एक पैरामीटर होगा तो आपके पास एक कर्व बनेगा, और वो जो कर्व होगा वो इस तरह कर्व होगा कि वो इस इंटीग्रल को s को स्टेशनरी कर दे। तो दो गिवन पॉइंट्स के दरमियान ऐसा पाथ मालूम करना है जो इस इंटीग्रल को स्टेशनरी कर दे, लेकिन अब x और y दो फंक्शंस होंगे। तो अब उसके लिए हम किस तरह से प्रॉब्लम को सेटअप करेंगे, तो अगर आप याद करें कि इसके लिए हम लोग क्या करते थे, एक राइट पाथ होता था yx और एक रॉन्ग पाथ होता था कैपिटल Y, और हम ये कहते थे कि उसके अंदर कोई एटा x ऐड कर दें, तो y ओरिजिनल पाथ है उसके अंदर एक और फंक्शन को आप ऐड करते थे, तो आपके पास एक रॉन्ग पाथ आता था। तो वो जो रॉन्ग पाथ है वो राइट पाथ से कितना दूर था, उसके लिए आपने एक पैरामीटर अल्फा इंट्रोड्यूस किया था, और फिर आपने कहा था कि s का इंटीग्रल लो विद रिस्पेक्ट टू अल्फा एट अल्फा इज इक्वल टू 0, और उससे आपके पास एक आइलर लैग्रांज इक्वेशन आई थी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू y माइनस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू y प्राइम इक्वल 0। लेकिन अब हमने दो फंक्शन मालूम करने हैं, x u मालूम करना है और y u मालूम करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के अंदर वेरिएशंस लेके आएंगे। ओके, अब उसी चीज को हम अप्लाई करेंगे इन दो फंक्शन के ऊपर। तो दिस में सीम मोर डिफिकल्ट देन द प्रीवियस केस, क्योंकि अब दो फंक्शन मालूम करने हैं, बट इन फैक्ट वी जस्ट प्रोसीड इन द सेम मैनर विद द रॉन्ग पाथ। तो हमारे पास जो x फंक्शन है जो कि u पे डिपेंड कर रहा है, इसके अंदर हम एक फंक्शन को ऐड करते हैं, और ये जो फंक्शन है, ये जो लेटर है, ये कहलाता है xi, और ये ग्रीक अल्फाबेट है। इसको जब ओरिजिनल फंक्शन में ऐड करेंगे तो हमारे पास एक रॉन्ग पाथ आएगा, उसको खाली x से रिप्रेजेंट कर दो, और ये देखने के लिए कि रॉन्ग पाथ राइट पाथ से कितना दूर है, हम एक पैरामीटर को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं अल्फा। सिमिलरली यही काम हम y के लिए करेंगे। y के लिए हमारे पास जो राइट पाथ होगा वो y u होगा, और इसके अंदर हम पहले की तरह एटा x फंक्शन को ऐड करेंगे, और ये देखने के लिए कि ये जो रॉन्ग पाथ है वो राइट पाथ से कितना दूर है, एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करेंगे y के लिए बीटा। तो अब अल्फा जैसे जैसे चेंज होगा तो रॉन्ग पाथ राइट पाथ से उतना ही चेंज होगा। तो कब राइट पाथ रॉन्ग पाथ के इक्वल होगा, जब अल्फा 0 होगा, और कब राइट पाथ रॉन्ग पाथ के इक्वल होगा y के लिए, जब बीटा की वैल्यू 0 होगी। और फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों पाथ्स को अपने इंटीग्रल के अंदर, जैसे हमने पहले लेक्चर में देखा था कि इन पाथ्स को अपने ओरिजिनल इंटीग्रल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था, और फिर इंटीग्रल के अंदर इंट्रोड्यूस कराने के बाद फिर हमने s का डेरिवेटिव लिया था विद रिस्पेक्ट टू अल्फा एट अल्फा इज इक्वल टू 0। हमारे पास आखिर में मैथमेटिकल मस्तियां करने के बाद ये इक्वेशन आई थी। तो बिल्कुल इसी तरह का काम आपने ये खुद करना है, ये आपका होमवर्क है कि आप लोगों ने इस तरह का इंटीग्रल सेटअप करना है इन दो पाथ्स के लिए, और फिर आपने s का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा एट अल्फा इज इक्वल टू 0, s का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू बीटा एट बीटा इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे आपके पास एक इक्वेशन नहीं आएगी, बल्कि आपके पास दो इक्वेशन आएंगी, एक इक्वेशन आएगी अल्फा के लिए और एक इक्वेशन आएगी बीटा के लिए। तो मैं आपको पहले वाले केस से कंपेयर करा के इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर आप याद करें कि जब yx मालूम करना होता था, y डिपेंडेंट वेरिएबल होता था और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था, तो हमारे पास आइलर लैग्रांज इक्वेशन की क्या शेप होती थी, ये शेप होती थी। अब हमारे पास दो फंक्शन है, एक x है और एक y, और दोनों की वैल्यू किस पे डिपेंड कर दी है, u पे डिपेंड कर दी है। तो एक इक्वेशन इस तरह की x के लिए बनेगी और एक इक्वेशन इस तरह की y के लिए बनेगी। तो जो x के लिए इक्वेशन बनेगी वो होगी f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या होगा, u होगा, और पार्शियल डेरिवेटिव f विद रिस्पेक्ट टू x प्राइम इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन बनेगी f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y d ओवर du, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल u है, पार्शियल डेरिवेटिव f विद रिस्पेक्ट टू y प्राइम इज इक्वल टू 0। तो अगर दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो उस केस में हमारे पास दो आइलर लैग्रांज इक्वेशन बनेंगे। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x और y आएगा, जो कि उस हमारे गिवन इंटीग्रल को यानी फंक्शनल को स्टेशनरी कर देगा। इस तरह अगर तीन डिपेंडेंट वेरिएबल्स हों तो ये देखना मुश्किल काम नहीं है कि वी विल हैव 3 आइलर लैग्रांज इक्वेशंस। ओके, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो टेलर की एग्जांपल 6.3 है इसको आप फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आपके पास दो आइलर लैग्रांज इक्वेशन बनी।
ओके, तो बेसिकली हम लोगों ने ये सारा जो काम किया है वो चैप्टर 7 में लैग्रांजियन फॉर्मूलिज्म के लिए किया है, क्योंकि बेसिक आइडिया यही वाला यूज होगा और आज हम लोगों ने इन चीजों को काफी डिटेल से देखा है। तो मैं छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ चैप्टर 7 के लिए, ताकि जब मैं दोबारा से इन चीजों को चैप्टर 7 में एक्सप्लेन करूँ तो वो री इन्फोर्स हो जाए। तो चैप्टर 7 में हम जब लैग्रांजियन फॉर्मूलिज्म करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो ज्यादातर टी होगा, क्योंकि आपको पता है कि जैसे हम पहले जमाने में पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी देखते थे, फॉर एग्जाम्पल देखते थे कि एक्स टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, वाई टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, जेड टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ एक्स, वाई और जेड 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास प्रॉब्लम में स्फेरिकल सिमेट्री हो और हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट यूज करें, यानी आर, थीटा और फाई। ऐसा भी हो सकता है कि हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स यूज करें। तो हमने देखा था कि न्यूटन लॉज में जो न्यूटन लॉ की फॉर्म थी, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए अलग थी, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए अलग थी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए अलग थी। लेकिन लैग्रांजियन फॉर्मूलिज्म का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि चाहे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, सबके जो इक्वेशंस की शक्ल होगी वो एक जैसी होगी, जो लैग्रांजियन इक्वेशंस होंगी वो एक जैसी होंगी। ओके, तो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स कि हम एक्स वाई जेड की बात करें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करें, हम लोग जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे। और एक्स वाई जेड, रो फाई जेड या आर थीटा फाई के बजाय हम लोग जनरलाइज कोऑर्डिनेट यूज करेंगे क्यू आई। और आई का मतलब होगा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है एंड सो ऑन। ओके, तो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे। Q1 फॉर एग्जांपल x हो सकता है, Q2 y हो सकता है, Q3 z हो सकता है, या Q1 फॉर एग्जांपल रो हो सकता है, Q2 फाई हो सकता है और Q3 z हो सकता है। ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आ गए। और Q1 r हो सकता है, Q2 थीटा हो सकता है और Q2 फाई हो सकता है। ये हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो इसीलिए इनको बोलते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। इसके अलावा सिलिंड्रिकल स्फेरिकल के अलावा भी कोई और कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकता है। तो कोई Q1, Q2, Q3 कोई भी कोऑर्डिनेट्स हैं जो पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, तो हम बोलते हैं कि ये क्यूज हैं, ये स्पेसिफाई द पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। तो ये कॉन्फ़िगरेशन के बारे में नेक्स्ट टाइम मैं ज्यादा डिटेल में बात करूंगा। और यहाँ पे हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो उसमें हम आमतौर पर बोलेंगे कि n स्मॉल n नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे। और ये कितने होंगे स्मॉल n नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट, ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास सिस्टम कैसा है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक पार्टिकल की बात करें जो कि फ्रीली मूव कर रहा है, यानी कि उसके ऊपर फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो वहां पे 3 जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे, Q1, Q2, Q3। और अगर 2 पार्टिकल्स होंगे तो फिर 6 कोऑर्डिनेट्स होंगे। और अगर n पार्टिकल्स हैं और हर एक के लिए 3-3 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ओवरऑल कितने कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे? 3n। तो यहाँ पे जो स्मॉल n होगा उनके कोऑर्डिनेट्स की तादाद 3n हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर 4 पार्टिकल्स हैं तो स्मॉल n की जो वैल्यू होगी वो 12 होगी। हर पार्टिकल के लिए 3-3 कोऑर्डिनेट्स, तो 4 पार्टिकल के लिए 12 कोऑर्डिनेट्स। तो कितने यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे। और स्मॉल n कितना होगा ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास सिस्टम किस तरह से। तो आमतौर पर जब हम n जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो उन तमाम के तमाम n जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को हम यूज करेंगे एक पॉइंट को डिफाइन करने के लिए। अभी ये बात समझना आपके लिए काफी मुश्किल होगी, तो मैं नेक्स्ट टाइम जो है इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, उस वक्त ही समझना थोड़ी सी मुश्किल होगी। लेकिन फिलहाल आप सिर्फ यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन लें। तो ये तमाम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को यूज करेंगे एक पॉइंट को डिफाइन करने के लिए, और हम ये बोलेंगे कि वी हैव n डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। और उसमें जो हर पॉइंट होगा वो जो हम लेबल कर रहे होंगे वो क्या बताएगा? अ यूनिक पोजीशन इन कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। तो ये जो हमारे पास हर पॉइंट जो होगा वो यूनिक पोजीशन बताएगा या कॉन्फ़िगरेशन बताएगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में इस सिस्टम की। तो यहाँ पे जो मेन एसेंस होगा वो ये होगा कि हम एक पॉइंट डिफाइन करेंगे, वो तमाम के तमाम पार्टिकल्स की इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट करेगा। तो ये जो चीज है ये नेक्स्ट क्लास में मैं डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे बस एक चीज आप ध्यान में रखें कि वहां पे हम कॉन्फ़िगरेशन स्पेस की बात करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस है ये आम 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस से डिफरेंट। ओके, जब हम लैग्रांजियन मैकेनिक्स पढ़ रहे होंगे तो यहाँ हमारा टास्क होगा इन तमाम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को मालूम करें। और ये जो तमाम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे Q1, Q2, Q3, Q अप टिल Qn, तो ये क्या डिफाइन कर रहे होंगे? कि डिफाइन कर रहे होंगे एक पाथ। लेकिन ये पाथ जो डिफाइन करेंगे वो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में डिफाइन करेंगे।
तो यहाँ पे जो सारे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं इनको हम इन टर्म्स ऑफ टाइम मालूम करेंगे। जैसे आप यहाँ पे y एज अ फंक्शन ऑफ x मालूम कर रहे थे, यहाँ पे मैंने बताया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल लैग्रांजियन मैकेनिक्स में t होगा, और जो हमारा जो कोऑर्डिनेट है जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे वो q होंगे, q एज अ फंक्शन ऑफ t रिप्रेजेंट करेंगे। और तो i जो है वो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट होगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, n भी हो सकता है। ओके, तो जैसे आपने देखा कि yx क्या करता था, yx इस इंटीग्रल को f ऑफ y प्राइम x dx, जिसको हम बोलते थे s, इसको स्टेशनरी कर देता था। तो यहाँ पे जो सारे qi's होंगे ये एक इंटीग्रल को एक्सट्रीमाइज या स्टेशनरी कर रहे होंगे, और उस इंटीग्रल का एक खास नाम होगा, वो होगा एक्शन इंटीग्रल। उसको भी हम s से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग f हम वहां पे यूज कर रहे होंगे l फॉर लैग्रांजियन। यहाँ पे f अगर देखें तो y पे डिपेंड कर रहा है, y प्राइम पे डिपेंड कर रहा है x पे, या अगर हमने यहाँ पे ऊपर देखा था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर u था तो f की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही थी, y पे डिपेंड कर रही थी, लेकिन x प्राइम और y प्राइम डेरिवेटिव्स पे भी डिपेंड कर रही थी। तो यहाँ पे जो लैग्रांजियन होगा वो तमाम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा होगा, यानी q1 पे डिपेंड कर रहा होगा, q2 पे डिपेंड कर रहा होगा, q3 पे डिपेंड कर रहा होगा, और ऑल द वे टिल qn, इन तमाम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा होगा। लेकिन न सिर्फ इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा होगा, बल्कि इनके डेरिवेटिव्स पे भी डिपेंड कर रहा होगा। उनका जो डेरिवेटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, क्योंकि q की वैल्यू t पे डिपेंड कर रही है। तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे, तो यहाँ पे डेरिवेटिव को q डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे इंस्टेड ऑफ q प्राइम। जैसे यहाँ पे y प्राइम था तो यहाँ पे हम q डॉट यूज करेंगे। तो ये जो लैग्रांजियन है ना सिर्फ तमाम कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करेगा, बल्कि इनके टाइम डेरिवेटिव्स पे भी डिपेंड करेगा। तो ये जो चीज है ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, और इन कोऑर्डिनेट्स का जब डेरिवेटिव लेते हैं, आमतौर पर जब x कोऑर्डिनेट का डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास क्या आती है, वेलोसिटी आती है। तो इन कोऑर्डिनेट्स का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये कहलाती है जनरलाइज वेलोसिटीज। तो ये तमाम कोऑर्डिनेट से रिलेटेड जनरलाइज वेलोसिटीज होंगी, और फिर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल t पे भी डिपेंड करेगा, जैसे कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल u आ रहा था। तो एक्शन जो इंटीग्रल है इसमें जो मेन इंपॉर्टेंस है इस लैग्रांजियन की है, और ये लैग्रांजियन इन तमाम कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा होगा, और हमारा काम ये होगा कि वो क्यूज मालूम करें जो इस एक्शन इंटीग्रल को एक्सट्रीमाइज कर दें, यानी स्टेशनरी कर दें। तो उसमें जो हमारा लैग्रांजियन है वो क्या होगा, ये डिपेंड कर रहा होगा कि हमारे पास प्रॉब्लम कैसी है। जैसे यहाँ पे पिछले वाले दो प्रॉब्लम हमने ब्रैकेटोक्रोन के पढ़ा, और फॉर एग्जांपल हम लोगों ने डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन पढ़ा, तो वहां पे दोनों जगह f जो है था वो डिफरेंट था। तो f किस पे डिपेंड करता था कि हमारे पास प्रॉब्लम कैसी है, और यहाँ पे लैग्रांजियन कैसा होगा ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास प्रॉब्लम कैसी है। यहाँ पे f आप लोगों को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता था, यहाँ पे l आप लोगों को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। और ये आपने देखा था कि f जो था यहाँ पे वो आइलर लैग्रांज इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो f अगर हम देखें जो कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते थे विद रिस्पेक्ट टू y माइनस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव f विद रिस्पेक्ट टू y प्राइम इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक आइलर लैग्रांज इक्वेशन थी अगर एक फॉर एग्जांपल डिपेंडेंट वेरिएबल था, और अगर एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, फॉर एग्जांपल हमने पैरामेट्रिक इक्वेशन वाले केस में देखा था कि हमारे पास दो डिपेंडेंट वेरिएबल थे x और y, तो हमारे पास दो आइलर लैग्रांज इक्वेशन थी। तो हमारे पास यहाँ पे कितने डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, q1 q2 q3 q4 ऑल द वे टिल qn। तो हमारे पास स्मॉल n नंबर ऑफ क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे, और हर डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट से रिलेटेड हमारे पास एक आइलर लैग्रांज इक्वेशन की करस्पॉन्डिंग इक्वेशन आएगी। तो यहाँ पे हम अभी इस चैप्टर में जो इक्वेशन है उसको आइलर लैग्रांज इक्वेशन कह रहे थे, लेकिन वहां पे हम इसको फिजिकल सिस्टम्स के ऊपर अप्लाई कर रहे होंगे। तो यही आइलर लैग्रांज इक्वेशन में जब f की जगह लैग्रांजियन l आ जाएगा तो उस इक्वेशन को हम बोलेंगे लैग्रांजियन इक्वेशन। और उन लैग्रांजियन इक्वेशन की तादाद कितनी होगी, उतनी होगी जितने कि हमारे पास यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की आबादी होगी। तो कितनी आबादी है, n। तो पहले कोऑर्डिनेट q1 के लिए यहाँ f है, f विद रिस्पेक्ट टू y आ रहा है, वहां पे f के बजाय आ जाएगा लैग्रांजियन, और उसका डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू पहला कोऑर्डिनेट कौन सा है q1, तो q1 आ जाएगा माइनस d ओवर dx आ रहा है, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था, वहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल t आएगा, और फिर f आ रहा है तो f की जगह हमारे केस में वहां लैग्रांजियन आएगा, और उसका डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू q डॉट, क्योंकि यहाँ पे y प्राइम आ रहा है और वहां पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t की वजह से q डॉट आ जाएगा 0, ये 1 आ रहा है। इस तरह यही इक्वेशन 2 के लिए लिखेंगे, यही इक्वेशन 3 के लिए लिखेंगे, यही इक्वेशन 4 के लिए लिखेंगे, और ऑल द वे टिल n। तो ये हमारे पास यहाँ पे n लैग्रांजियन इक्वेशन होंगी, इनको सॉल्व करेंगे और आपके पास n जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे, और वो इस एक्शन इंटीग्रल को स्टेशनरी कर रहे होंगे। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो लैग्रांजियन
मैकेनिक्स में जो फंडामेंटल इंपॉर्टेंस होगी वो इस एक्शन इंटीग्रल की होगी, और वहां पे हम लैग्रांजियन को हर सिस्टम के लिए क्या कर रहे होंगे, डेवलप कर रहे होंगे। तो आप लोग इस लेक्चर को गौर से गो थ्रू कीजिएगा, और जो मैं आपको असाइनमेंट में प्रॉब्लम दूंगा उनको भी सॉल्व कीजिएगा, ताकि आप लोगों को इस लेक्चर के एसेंस पता चले, इसकी इनसाइड पता चले। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।